जय हिंद साथियों, ये उत्तर प्रदेश जीके का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब इसमें जो है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश के वेरियस एग्जाम में आए हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। कानपुर, ऑप्शन नंबर पहला सही है, कानपुर। वैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करें तो कानपुर को कहा जाता है। अब कानपुर में और क्या चीज़ें हैं इस पर ध्यान देते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी चकेरी एयरपोर्ट, ये कानपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा गंगा नदी के तट पर जो है कानपुर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और ऐतिहासिक मान्यताओं के हिसाब से जो है बिठूर जो है कानपुर में स्थित है। ये उत्तर मध्य में एक स्थित ध्रुव टीला है जो त्याग और तपस्या का संदेश देता है। तो बिठूर कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रशासन पर किसका अधिकार था? तो 1857 की क्रांति में कानपुर में नाना साहब का अधिकार था। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर साहब का अधिकार था। ऐसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार था। तो ये सब 1857 की पूरी क्रांति अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। अब 1857 का विद्रोह जो है, जिसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह क्यों करते हैं? क्योंकि मेरठ में उस समय जब विद्रोह का प्रारंभ हुआ था तो मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था उसने जो है का विद्रोह कर दिया था। किस लिए किया था? क्योंकि उसको जो कारतूस मिलती थी उसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस वजह से उसने उसको यूज करने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। तो ये 1857 की क्रांति में कानपुर पे उस समय नाना साहब का शासन था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का और बिहार में था कुंवर साहब का। अब अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो भारत कला भवन है वाराणसी में स्थित। वाराणसी में कहाँ स्थित है? जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी विश्वविद्यालय, उसी के प्रांगण में स्थित है ये भारत कला भवन। तो भारत कला भवन यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक अनूठा चित्रशाला संग्रहालय है। ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। जो भारत कला भवन है ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। और एक चीज़, बीएचयू का जो छात्रावास है, मतलब हॉस्टल, वो भी एशिया का सबसे बड़ा छात्रावास है। मतलब बीएचयू का छात्रावास में शायद 75,000 स्टूडेंट हो सकते हैं। वो कन्फर्म मुझको याद नहीं, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जो है छात्रावास है बीएचयू का छात्रावास। अब उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य विधान परिषद का विधानसभा युक्त एक द्विसदनीय विधायिका है। मतलब कहने का मतलब उत्तर प्रदेश एक 2 सदनीय वाली विधायिका है, जिसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधान परिषद, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाने की वजह से अब केवल 6 राज्यों में बची है विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, ऐसे करके है टोटल। आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें 2 सदन हो गए, विधान परिषद और विधानसभा। अब विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। और ये विधानसभा जो होता है ये होता है निम्न सदन, ये निम्न सदन कहलाता है।
द्विसदनीय विधायिका हो गई। अब उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है विधानसभा। मैंने यहाँ बताया कि निम्न सदन विधानसभा है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक होता है एंग्लो इंडियन। एक सदस्य क्या होता है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन एक सदस्य होता है एंग्लो इंडियन पूरा। और विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? विधान परिषद में 100 सदस्य। मतलब अगर उच्च सदन में बात करें तो 100 सदस्य होते हैं, और यहाँ पे होते हैं 403 सदस्य प्लस एक एंग्लो इंडियन, तो टोटल हो गए 404 सदस्य। और उच्च सदन जो विधान परिषद है उसमें 100 सदस्य हो गए। अब इस 100 सदस्य में 12 जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर भारत की बात करें पूरे, तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अब यहाँ दो नहरों की बात और हम कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, जो पूरे वर्ल्ड में। तो स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है, और ये एक जल मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मतलब स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर जो है ये क्या है? अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाली नगर में नगर पालिका का गठन किया जा सकता है? तो नगर पालिका का गठन 20,000 से अधिक आबादी अगर होगी तो नगर पालिका बनाई जा सकती है। इसके अलावा नगर पंचायत, अब देखिए नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम क्या होता है? 3 इकाइयाँ होती हैं। स्थानीय स्वशासन की 3 इकाइयाँ होती हैं जो शहरी आधार पे होता है। तो पहला होता है नगर पंचायत निम्न स्तर पर, नगर पंचायत, और दूसरा होता है नगर पालिका, नगर पालिका, और तीसरा होता है नगर निगम, नगर निगम। तो सबसे निचले स्तर पे होता है नगर पंचायत। इसमें अगर ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन इस समय 7,000 से अगर अधिक जनसंख्या है किसी क्षेत्र की तो उसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित यथासंभव 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है। ये नगर पालिका है, अगर 20,000 से अधिक लोग हैं तो ये नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। लेकिन अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो तो एक नगर निगम बन जाता है। मगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या है किसी स्थान की, किसी शहर की, तो वो नगर निगम बन जाता है। तो ये 3 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं शहरी शासन की, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है त्रिस्तरीय है। अब त्रिस्तरीय कैसे है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैप बना है, फ्लो चार्ट। स्थानीय स्वशासन, तो ये ग्रामीण क्षेत्र का है, और ये है नगरीय क्षेत्र का। अभी मैंने आपको बताया नगरीय क्षेत्र का। नगरीय क्षेत्र में क्या होता है? नगर पंचायत होता है, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। सबसे बड़े लेवल पे नगर निगम हो गया, उसके बाद नगर पालिका हो गया मिडिल लेवल पे, और एकदम निम्न लेवल पे नगर पंचायत हो गया। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है निम्न स्तर पे, ये निम्न स्तर से बढ़ते हुए लिखा है। इसके बाद में जनपद पंचायत होता है, फिर जिला पंचायत होता है। अब ग्राम पंचायत में क्या आता है? ये जनपद पंचायत को पंचायत समिति भी बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है? जनपद पंचायत में जो प्रधान और खंड विकास अधिकारी होते हैं ये सब आते हैं। जिला पंचायत में जिला लेवल की, और ग्राम पंचायत में
ग्राम लेवल पे होता है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हम आपको और बता दे रहे हैं। लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। और वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार किया। बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार किया। किसने? एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है भारत में सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी त्रिस्तरीय, तो राजस्थान के नागौर जिले में बनी। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले से जो है शुरू हुई। और समिति की बात कर लें तो बलवंत राय मेहता समिति, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में, एक सेकेंड। अब इस विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे हॉस्टल सबसे बड़ा है पिछले क्वेश्चन में। अब 14 जनवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन एक समारोह हुआ था वाराणसी में, गंगा तट के पश्चिम में। तो उसमें रामनगर के महाराज थे उस समय प्रभु नारायण सिंह, जिन्होंने इसमें भूमि जो है दान दिया था। प्रदत्त भूमि में काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। तो 1916 में इसकी स्थापना हुई पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। और अगर इसमें भूमि की बात की जाए तो महाराज प्रभु नारायण सिंह जो थे उन्होंने भूमि का दान दिया था इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का हो उसको राज्यपाल उस स्टेट का नियुक्त करता है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद भी आप याद कर लें। अब किसकी नियुक्ति कर देता है? ऐसे किसी की तो नियुक्ति करेगा नहीं। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जिस पार्टी को बहुमत मिलती है उसका जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वार निम्नलिखित निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो सिंह स्तंभ कहाँ है? ये सारनाथ में है। सारनाथ में जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग में ये देखिए यहाँ पे सिंह बने हुए हैं, 4 सिंह हैं। एक ऐसे है सामने की तरफ देख रहा है, एक उस साइड में, एक इस साइड में, एक इसके पीछे होगा। जो दिखाई नहीं पड़ता है, 3 ही हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो अशोक स्तंभ है इसको सारनाथ में बनवाया गया था। इसको सिंह चतुर्मुख भी कहते हैं। तो ये सिंह चतुर्मुख ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसी को कहते हैं, स्वीकार किया गया था। उसके मध्य भाग में अशोक चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में होता है, ये वाला अशोक चक्र। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।